सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज सबसे पहले खबरों का आगाज़ करते हैं एक अफसोसनाक खबर से। नाज़रीन, तारीख के पहले लातीनी अमेरिकन पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी से अफसोसनाक खबर अभी थोड़ी देर पहले ही आई, जहां ऐलान किया गया कि पोप फ्रांसिस जो अपनी आजिज़ी, गरीबों से हमदर्दी और दुनिया भर में मकबूलियत के लिए जाने जाते थे, पीर की सुबह 7:30 बजे मकामी वक्त के मुताबिक 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर वेटिकन के कैमर लैंगर ने डोमोस सांता मार्ना से सुनाई, जहां पे पोप फ्रांसिस क़याम पजीर थे। पोप फ्रांसिस कई बरसों से फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला थे और रवां बरस फरवरी में नमूनिया के बायस अस्पताल में दाखिल हुए, जहां उन्होंने 38 दिन गुजारे और ये उनके पूरे जो दौर था, जो कि 12 साल पे मुहित था, ये उसका सबसे तवील क़याम था हॉस्पिटल में। और नाज़रीन, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी वो मुतहर्रिक रहे। ईस्टर के मौके पर गुज़िश्ता दिन ही उन्होंने सेंट पीटर स्क्वायर में और पोप मोबाइल में चक्कर लगाए और ये उनकी ज़िंदगी का जो उन्होंने आखिरी पैगाम दिया कि इंसान शख्सी आज़ादी के लिए जो है बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, और उनकी ज़िंदगी का जो बेसिकली पैगाम था आजी, रहमदिली और दुनिया के महरूम तबकों के साथ खड़ा होना। नाज़रीन, पोप फ्रांसिस ने अपने 12 साल के बेसिकली जो दौर था उसके उन्होंने कई तारीखी रिफॉर्म्स किए, जैसे कि सज़ाए मौत को उन्होंने मुस्तरद किया और बेसिकली नाज़रीन उन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। ताहम उनके कुछ इक़दामात पर क़दामत पसंद हलकों की जानिब से तनकीद भी की गई और अभी उन्होंने गुज़िश्ता दिनों में नाज़रीन JD वैंस से भी मुलाकातें की और उनका गज़ा के हवाले से भी मौक़िफ़ था कि वहाँ पे लोगों के लिए अमन को लौटना चाहिए और उन्हें गज़ा के बच्चों से वक्फ़न फ़वक्फ़न हमदर्दी भी करते रहे। और गुज़िश्ता दिन ही उन्होंने अपनी आखिरी अपीयरेंस की, जब गुज़िश्ता रोज़ ईस्टर का त्यौहार था, और उन्हें लोगों में निकल के पैगाम दिया कि किसी भी मुआशरे की तरक्की के लिए वहाँ पे शख्सी आज़ादी और मजहबी आज़ादी बहुत ज़रूरी है और इस हवाले से उनकी ज़िंदगी याद रखी जाएगी। और हम पाकिस्तान में दुनिया भर में बसने वाले जो कैथोलिक बरादरी के मसीही बरादरी, उनसे हम ताज़ियत करते हैं और इन जो तमाम आगे वाले होने वाले मामला चाहे उनकी आखिरी रसूमात या जो अब अगले पोप का जो इंतखाब होगा उस हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर की और मार्केट्स का रुख करते हैं, जहाँ पे सोने की कीमत में तारीखी इजाफा हुआ है एक दफ़ा फिर और $3,375 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। पीर के रोज़ एशियाई मार्केट के इब्तदाई सेशन सोने की कीमतों में सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया, जहाँ ये बढ़कर $3,375 की नई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुका है। और नाज़रीन, एक ही दिन में 1.43% के इजाफे के बाद सोने की कीमत में ये तेज़ी तवील वीकेंड के बाद सरमायाकारों की दोबारा वापसी और मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल के सबब देखी गई। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इम्पोर्ट्स पर मुमकिन बेसिकली जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं, ये उसी की बदौलत, ये जो अनसर्टनिटी है उसी की वजह से और जो मुसलसल आलमी जोग्राफियाई कशीदगियाँ हैं, ये कीमती धात को मुस्तहकम कर रही हैं। और नाज़रीन, सरमायाकारों का जो रुझान है सोने की जानिब बढ़ती हुई मुआशी बेयकीनी के पेश नज़र सरमायाकारों ने एक बार फिर सोने जैसे महफूज असासों की तरफ रुजू किया है। जनवरी से अब तक सोने की कीमतों में 25% से ज़ायद इजाफा हो चुका है और UBS के माहिरीन के मुताबिक सोने के लिए इन्वेस्टमेंट के जो मौजू हालात हैं उसके जो बड़ी वजह है वो सुस्त मुआशी तरक्की, बढ़ती हुई अफरात-ए-ज़र, जोग्राफियाई ख़तरात जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हैं और नाज़रीन जो अमरीकी असासों से मुतबादिल की तलाश ने सोने को एक महफूज पनाहगाह बना दिया है। मरकज़ी बैंक्स की जो बढ़ती हुई दिलचस्पी है सिर्फ सरमायाकारी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मरकज़ी बैंक्स भी सोने में सरमायाकारी कर रहे हैं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना इस्तेमाल करने वाला मुल्क है, मुसलसल 5वें माह भी अपने ज़खायर में सोना शामिल कर रहा है। उसका मकसद अपने मालियाती ज़खायर को महफूज और मुस्तहकम बनाना है, ख़ुसूसन ऐसे वक्त में जब आलमी तजारती और सियासी कशीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। फेडरल रिज़र्व का इस हवाले से सख्त मौक़िफ़ है और उन्होंने कहा है कि जो कि सोने के लिए शायद चैलेंज भी बन सकता है। उसके हवाले से हम आपको बताएं कि अमरीकी फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन जेरम पावल का हालिया सख्त मौक़िफ़ मुस्तक़बिल करीब में शरह सूद में कमी के इम्कान
इम्कानात को कमज़ोर कर रहा है। सैन फ्रांसिस्को FED के सदर मैरी डेली का कहना है कि अमेरिकन मीशत फ़िलहाल अच्छी हालत में है, अगरचे कुछ शोबे सुस्त रवि का शिकार हैं। नाज़रीन, अमरीकी डॉलर की मजबूती की वजह से शायद सोने की वैल्यूज़ पर मनफी असर डल सकता है, और सोने से मुतालिक अहम मालूमात भी अगर आपको दें कि लोग बेसिकली सोने में सरमायाकारी क्यों करते हैं। नाज़रीन, जो गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो न सिर्फ तारीखी तौर पर एक कीमती असासा रहा है, बल्कि मौजूदा दौर में भी उसे महफूज सरमायाकारी, अफरात ज़र से बचाव और गैर यकीनी औकात में एक पनाहगाह के तौर पर देखा जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे नाज़रीन आपको बताएं कि सोना ख़रीदता कौन है। नाज़रीन, गोल्ड के जो सबसे बड़े कंज्यूमर्स होते हैं वो मरकज़ी बैंक्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना ख़रीदते हैं ताकि अपनी मईशत और करेंसी पर एतमाद को मजबूत बना सकें। 2022 में आलमी मरकज़ी बैंक्स ने तकरीबन 1136 टन सोना ख़रीदा, जो अब तक की सबसे बड़ी सालाना बाइंग है गोल्ड की। और नाज़रीन, जो सोने का दूसरे असासों से क्या ताल्लुक़ है ये भी आपको बताएं। तो नाज़रीन, सोने का अमरीकी डॉलर और अमेरिकन ख़जाने के बॉन्ड्स के साथ मनफी ताल्लुक़ होता है। जब डॉलर कमज़ोर होता है तो सोना मजबूत होता है, और जब स्टॉक मार्केट्स बेसिकली ऊपर जाती हैं या स्टॉक मार्केट में मंदी आती है तो सोना मज़ीद ऊपर जाता है। सोने की कीमत किन अवामिल पर मुनहसर होती है ये भी आपको हम बताते हैं कि नाज़रीन, जो सोने की कीमत का जो इन्हिसार होता है वो शरह सूद, जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी, आलमी मईशत की सबसे बढ़कर अमरीकी डॉलर की कदर होती है। तो ये तमाम मामला नाज़रीन आजकल अंडर डिस्कशन है। गोल्ड प्राइसेस पे पूरी दुनिया की नज़र है, लोग आज भी भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम से पहले गोल्ड की ऑब्वियसली कीमत 3,50,000 के पेटे में थी, और ये क्योंकि आज सुबह मंडे की मॉर्निंग में जो मार्केट की अपडेट्स रही जहां पे गोल्ड 1.5% एशियन मार्केट्स में बढ़ा, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में भी सोने की तोला कीमत 3,57,000 रुपए तक पहुंच चुकी है, और यह हमारी तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और यही तवक्को की जा रही है कि गोल्ड इसी ट्रेजेक्ट्री पे आगे रहे। लेकिन पाकिस्तान में भी यही ट्रेजेक्ट्री देखी जा रही है कि सोने की कीमत में मजीद इजाफा होता जाएगा, और जो सुनार हैं वो ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि सोने की जो लोकल मकामी मार्केट्स में कीमत है वो 4 लाख रुपए तोला पे भी जा सकती है। तो इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट अगर आप आज सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आलमी मार्केट में भी जो मंजरनामा यही देखा जा रहा है कि जो सोने की जो बेसिकली कीमतें हैं वो वहाँ पे $3,600 तक भी जा सकते हैं। $3,375 तो अभी जा चुका है, और अभी नाज़रीन 2025 साल ख़त्म होने में करीब 8 माह बाकी हैं। तो कहीं कुछ तवक्कुआत तो ये भी कहती हैं कि ये सोना फी बेसिकली आउंस डॉलर्स में $4,000 तक भी हिट कर सकता है, क्योंकि नाज़रीन जो एक गर्दो गुबार में आलमी मईशत फंसी हुई है, जो ये टैरिफ्स के मामलात हैं और जो सियासी कशीदगियाँ हैं, जोग्राफियाई कशीदगियाँ हैं, यही तवक्को की जा रही है कि सोने की कीमतें मज़ीद ऊपर जाएंगी। और इस हवाले से नाज़रीन हम आपको तमाम मार्केट्स का अहवाल भी देते रहेंगे। हमने आपको अभी पहले सेगमेंट में पोप फ्रांसिस की रहलत के बारे में बताया, सोने की मज़ीद जो न्यू अपडेट्स हैं उनके बारे में बताया। आगे भी हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं। अमेरिका के बेसिकली वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ, वो बेसिकली हमने आपको पहले ही बताया था, ख़बरों की जीनत में रहे, आज मज़ीद ख़बरों की जीनत बन गए हैं। और नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से भी आपको एक अच्छी खबर शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि जो वेटिकन सिटी से एक अफसोसनाक खबर आई, और हमने आपको गोल्ड प्राइसेस के बारे में भी आगाह किया। अब हम आपको नाज़रीन अमेरिका के हवाले से कुछ एक अहम खबर शामिल करते हैं। आपको हमने गुज़िश्ता हफ्तों भी आगाह किया था कि जब अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेथ की जो बेसिकली सिग्नल चैट एक लीक हुई थी, जहाँ पर उन्होंने अपने यमन के वॉर प्लान्स एक एटलांटिक जर्नल के बेसिकली जो जर्नलिस्ट हैं उनको ग्रुप में शामिल करके बताया था, और उन्होंने किसी तरह कोशिश की कि वो जो इल्ज़ाम है अपने कंधों से उतार सकें। लेकिन नाज़रीन ये मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, और अब मज़ीद इस तरह के सबूत आ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो इस मामले में बिल्कुल जकड़ चुके हैं, और वो फिर ख़बरों की जीनत बढ़ गए हैं। तो नाज़रीन अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीट हेग्सेथ ने यमन पर हमलों की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ हसास मालूमात एक सिग्नल ग्रुप चैट में शेयर की, जिसपे उनकी बीवी, भाई और ज़ाती वकील भी शामिल थे। ना सिर्फ उन्होंने वो अटलांटिक जर्नल के CEO वाले ग्रुप में शामिल की, बल्कि एक फैमिली ग्रुप में भी शामिल की गई, जो कहा जा रहा है कि उनके ओथ की खिलाफ वर्जी भी है कि उन्होंने सरकारी मामलात प्राइवेटली शेयर किए। और नाज़रीन ये खबर एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब पिछले महीने भी हेग्सेथ पर इसी नौइयत का इल्ज़ाम लगा था। दी अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ ने इंकशाफ किया था कि वज़ीर दिफ़ा ने हूती बागियों के खिलाफ मुतवक्किफ़ फ़िज़ाई हमलों की तफसीलात एक ग्रुप चैट में शेयर की,
جس میں ایک صحافی کو غلطی سے شامل کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کریں کہ ناظرین یہ جو معاملہ سامنے آ رہا ہے اور جو دی نیو یارک ٹائمز اور CNN کے مطابق دوسرے گروپ چیٹ میں بھی ہیکسٹ نے یمن میں ہوتی اہداف پر متوقع حملوں کے بارے میں بات کی، یہاں تک کہ F-18 ہارنٹ طیاروں کے فلائٹ شیڈیولز بھی یہاں پر شیئر کیے گئے، جو کہ ناظرین انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اور اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں کہ امریکی میڈیا نے مزید بتایا کہ یہ چیٹ ہے یہ ہیکسٹ نے اپنی توثیق سے قبل اپنی قریبی حلقے سے رابطہ رکھنے کے لیے بنائی تھی۔ چیٹ کے شرکاء میں ان کے بھائی فل، ذاتی وکیل ٹم پارلٹور جو دونوں محکمہ دفاع میں ملازم ہیں، اور ان کی بیوی جینیفر شامل تھیں جو فاکس نیوز کی سابق پروڈیوسر بھی ہیں۔ جب الجزیرہ نے سوال کیا تو چیف پینٹاگون ترجمان شان پارنیل نے ان رپورٹس کو پرانا قصہ قرار دیا اور کہا کہ اس حوالے سے اقتباس دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے نفرت کرنے والا میڈیا ان لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ تو امریکی حکام بیسیکلی ابھی بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے اور اس معاملے کو ڈونلڈ ٹرمپ کو بیسیکلی بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارنیل کا دعویٰ ہے کہ کسی بھی چیٹ میں خفیہ معلومات شیئر نہیں کی گئیں اور دفتر مزید مضبوط ہو رہا ہے، لیکن اس معاملے کی تحقیقات اب پینٹاگون کے قائم مقام انسپیکٹر جنرل کر رہے ہیں، جو اوبویسلی وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے کہ اس حوالے سے کیا مزید اپڈیٹس ہیں، کیونکہ معاملہ یہ ناظرین بہت شدید اور بہت سنگین ہے، اور یہ تنازعہ اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پچھلے ہفتے ہیکسٹ کے قریبی عملے کے 4 افراد کو برطرف کر دیا گیا۔ ان میں سابق پریس سیکرٹری جان ایلیٹ بھی شامل تھے جنہوں نے پینٹاگون کو مکمل افراتفری قرار دیا۔ اور اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں کہ ان کا کیا مقصد تھا، آپ کو ہم ناظرین بتائیں کہ ایلیٹ نے پولیٹیکو میں ایک مضمون لکھا کہ یہ انتشار اب صدر کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے اور انہیں اپنی قیادت سے بہتری کی امید ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ 3 دیگر اہم افسران بھی مستعفی ہو چکے ہیں جنہوں نے الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ناظرین یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ پیٹ ہیکسٹ جو ہے بیسیکلی اوبویسلی پوری طرح اس میں گھر چکے ہیں اور یہ ان کا مسئلہ پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو ان کے پرسنل سٹاف کو جو فائر کیا گیا ہے یا ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، ان افراد پر کس بنیاد پر تحقیقات ہو رہی ہیں، آیا یہ واقعی کوئی تحقیقات ہو بھی رہی ہیں۔ لیکن ناظرین یہ ضرور واضح ہے کہ وزیر دفاع پیٹ ہیکسٹ کی قیادت میں پینٹاگون اس وقت سیاسی اور انتظامی دباؤ کا شکار ہے، اور ناظرین مزید اس حوالے سے اپڈیٹس بھی ہم آپ کو دیں گے کیونکہ یہ بہت تشویشناک معاملہ ہے۔ اینڈ آئی تھنک آپ کو یاد ہوگا جب ہلری کلنٹن کی رشین ای میلز کا معاملہ آیا تھا تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس تمام معاملے کو لے کے ان کے خلاف بھرپور کیمپین کی تھی، اور ایک بہت بڑا حلقہ سمجھتا ہے کہ وہ والی جو لیکس تھیں جو کہ بعد میں اس طرح پروو نہیں ہو سکی، وہ ان کے الیکشن میں شکست کی ایک بہت بڑی وجہ بھی بنی۔ تو یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے جب آفیشیل معاملات پرسنلی فیملی والوں کو لیک کیے گئے ہیں، اور یہ معاملات کسی بھی طرح امریکی ایڈمنسٹریشن کا کندھا نہیں چھوڑ رہے اور پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہیں اور آپ کو بہت ہی عرصے کے بعد کرکٹ کے حوالے سے آپ کو اچھی خبر ناظرین ہم دیتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے جو اس وقت لڑکے ہیں کرکٹ کے ناظرین وہ تو اچھا پرفارم نہیں کرے، لیکن پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم نے نام روشن کر دیا پاکستان کا جب انہوں نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے جو بیسکلی ICC ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلہ ہے وہ اس میں تمام ٹیمز کو چاروں شانے چت کرتے ہوئے 5 کے 5 مقابلے جیت لیے اور یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ جو ویمنز ورلڈ کپ ہے اس کے لیے کوالیفائی بھی کر لیا ہے بہت بھرپور انداز میں، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے کرکٹ چیف اور جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، انہوں نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ قومی ویمنز ٹیم 2025 کے ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے بھارت کا سفر نہیں کرے گی۔ انہوں نے ایک بار پھر اسلام آباد کا ناظرین موقف دہرا دیا ہے کہ پاکستان کے میچز غیر جانبدار مقام پر ہائیبرڈ ماڈل کے تحت ہونے چاہیے، اور ناظرین محسن نقوی کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب پاکستان نے ICC ویمنز ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائر کی مہم ناقابل شکست انداز میں مکمل کی اور لاہور میں بنگلہ دیش کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا، اور یہ کوالیفائرز کب جیتا۔ ناظرین محسن نقوی نے یہ لاہور سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن گراؤنڈ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت پر منحصر ہے کہ میچز کہاں ہوں گے کیونکہ وہ میزبان ہیں اور ہماری ٹیم کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے قبل رواں سال پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی ICC مینز چیمپئنز ٹرافی کے دوران بھی ہائیبرڈ ماڈل اپنایا گیا تھا جس کے تحت بھارت نے اپنے میچز غیر جانبدار مقامات پر کھیلے تھے، اور اس ایونٹ میں بھارت نے سیکیورٹی خدشات کے باعث دبئی میں اپنے میچز کھیلے تھے جبکہ دیگر ٹیمیں پاکستان آئیں اور بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے کھیلا اور انجوائے کیا۔ اور ناظرین اس بندوبست پر کئی ٹیمز نے تنقید بھی کی تھی جن کا کہنا تھا کہ دبئی کی کنڈیشن سے واقفیت کی وجہ سے برتری حاصل ہوئی اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ چیمپئنز ٹرافی جیتی۔ اور ناظرین پاکستان ویمنز ٹیم کی دوبارہ بات کی جائے تو انہوں نے ورلڈ
वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई और अपने तमाम मैचेस जीते। 2025 का जो नाज़रीन आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 29 सितंबर से 26 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इसकी मेज़बानी भारत करेगा। पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के बाद आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल के तहत इन मैचेस के लिए गैर जानिब मुकाम का तयन करना होगा। लेकिन नाज़रीन, अगर हम अपनी विमेंस क्रिकेट टीम की तारीफ न करें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जिस तरह फातिमा सना की क़यादत में इस टीम ने भरपूर कारकर्दगी दिखाई, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हो, थाईलैंड के ख़िलाफ़ हो, आयरलैंड के ख़िलाफ़ हो, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बहुत ही शानदार अंदाज में परफॉर्मेंस दिखाई। और फातिमा सना जो कि कप्तान है, बहुत आई थिंक वो इंशाल्लाह हमारी क्रिकेट है उसकी वो बहुत बड़ी फ्लैग बेरर उनको आगे देखा जा रहा है। उन्होंने ना सिर्फ बैटिंग के साथ अच्छी परफॉर्मेंस की, उन्होंने बॉलिंग भी बड़ी शानदार की, कप्तानी भी बड़ी शानदार की। और इस नाज़रीन इस वुमेन्स टीम में बहुत ज़्यादा नई स्पिरिट नज़र आई। बिफोर गोइंग इनटू दिस क्वालिफायर्स बहुत कम लोग इनको रेट कर रहे थे कि ये वुमेन्स टीम अच्छा खेलेगी, बट आई थिंक दे डिड एन एक्सेप्शनल जॉब। उन्होंने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। और भारत में तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा जलन है कि अब उनका भी टूर्नामेंट जो है दिल गेट अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन के जिस तरह उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को नाज़रीन भरपूर कोशिश की कि सैबोटेज कर सके, लेकिन फिर भी कामयाबी से उसका इनकाद हुआ। इवन तो हम एज अ टीम उसमें नहीं अच्छा परफॉर्म कर सके, बट हमारे मुल्क के बेहतरीन मेज़बानी की तमाम टीम्स की इस वक्त PSL भी चल रही है, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और कोई गोल्फ खेल रहा है, कोई पैडल टेनिस खेल रहा है, कोई टीम, तो दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। तो पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और जो भारत ने बेसिकली नाज़रीन जो बोया था अब खुद ही काटेगा जब उसके मुल्क में भी पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा। तो नाज़रीन इन तमाम हवालों से भी आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे, चाहे वो अब जो पोप फ्रांसिस के बाद अब जो नए आने वाले मामलात होंगे, किस तरह नए पोप का जो नाज़रीन नॉमिनेशन होगी और उसके बाद क्या मामला होगा, एंड ऑब्वियसली मार्केट्स में क्या रहता है, चाहे एशियन मार्केट्स हों, पाकिस्तानी मार्केट्स हों, चाहे वो क्रिप्टो की मार्केट्स हों। एंड ऑब्वियसली ये जो पीट हेग्सेथ वाला मामला है ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को इसने हिला के रख दिया है। और नाज़रीन क्रिकेट का तो जिक्र हम करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि क्रिकेट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड मुझे ज़ाती तौर पे भी बड़ा पसंद है। तो इन तमाम वालों से मैं आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन हमारे शो का यहाँ पे वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नाज़रीन प्लीज़ बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मोइज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।